ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो डिस्कशन की है उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम हमने नॉर्मल कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया, ठीक है जी। और डिफरेंट नॉर्मल कर्व्स को हमने डिस्कस किया, शेप पैरामीटर और लोकेशन पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा को हमने डिस्कस किया था। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक जेनेरिक जो ग्राफ है ये हमने डिस्कस किया, जिसमें म्यू और म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, ये सारी चीज़ें सेगमेंट्स जो है वो ये हमने डिस्कस किया था। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इलस्ट्रेशन भी हमने डिस्कस की थी। और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आपके सामने रखा था, जेड जो कि स्टैटिस्टिक्स या जेड स्कोर कहलाता है, और जिसको कि एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा से हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और उसके साथ साथ हमने फिर ये भी डिस्कस किया कि हम स्टैंडर्डाइज क्यों करते हैं। तो डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट मीन और डिफरेंट सिग्मा के ऊपर, उसको जब हम जेड में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो फिर जो वो उसकी क्या ख़ास बात होती है कि उसका मीन हमेशा 0 होता है और वेरिएंस हमेशा 1 होता है, ठीक है जी, जिसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। देखें, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो वो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या खासियत है कि जब भी हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी में, कंटिन्यूस डोमेन में प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। अब जैसे ये कर्व नॉर्मल कर्व है, तो इसके अंडर ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल कर्व है, इसका जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, इसका जो एरिया कितना कवर किया गया है, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और याद रखिए कि ये जो कंप्लीट इस एरिया अंडर दिस कर्व है, ये जो कंप्लीट एरिया है, ये एरिया कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ये एरिया कितना होता है, ये एरिया पूरा शेड कर दे तो 1 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें पता है, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो क्या होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये एरिया, इसका मैक्सिमम एरिया जो है वो क्या होगा, 1 होगा, और मिनिमम क्या है, यानी कि कोई अगर आप मिनिमम से क्या बना तो 0 है। अगर इफ़ यू आर नॉट शेडिंग एनीथिंग तो उसका मतलब है कि 0 है, और अगर जितना शेड किया वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इसका मतलब है ये एरिया जो है वो जो कि नॉर्मल कर्व का जिसका मीन म्यू है और इसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा है, अगर हम इंटरेस्टेड हैं इस एरिया को फाइंड करने के लिए, तो हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी यानी फाइंड करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है या एरिया फाइंड करने के लिए वी आर इंटरेस्टेड। तो दो चीज़ें हम करते हैं। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मीन्स फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल दैट लाई विद इन एनी स्पेसिफाइड रेंज। तो क्या काम करते हैं, नंबर 1, एक्सप्रेसिंग द रेंज इन टर्म्स ऑफ जेड स्कोर, यानी ये जो रेंज जो कि ए और बी के दरमियान हमें एरिया फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि वी नीड टू कन्वर्ट द टू वैल्यूज़ ए एंड बी, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ जेड स्कोर। तो हमें कन्वर्ट करना है, और जेड स्कोर का क्या फार्मूला होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो एक्स को रिप्लेस कर दें हम अगर ए से, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा। और एक्स अगर बी से रिप्लेस हो जाएगा तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, बी माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो व्हेनेवर वी ट्रांसफॉर्म एक्स इनटू जेड, तो ये बेसिकली हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक नॉर्मल कर्व को, किस में कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिसका मीन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सिंपल नॉर्मल कर्व जो है जिसका मीन म्यू है, जब आप इसको जेड में ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर दें म्यू से, तो म्यू माइनस म्यू क्या बन जाएगा, म्यू माइनस म्यू 0। तो जेड की वैल्यू
ज़ीरो अपॉन सिग्मा क्या है, ज़ीरो, तो z ऑलवेज क्या होगा यहाँ पे, ज़ीरो होगा। तो ये सेंटर पोजीशन पे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का मीन हमेशा क्या है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी नॉर्मल कर्व की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो सबसे पहला काम क्या है कि आप एक्सप्रेस करें इस रेंज को a और b को इन टर्म्स ऑफ z स्कोर। तो ये z स्कोर में आपने एक्सप्रेस कर दिया, a माइनस मी ओवर सिग्मा, b माइनस मी ओवर सिग्मा। फिर दूसरा काम क्या करना है, डिटरमाइनिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व यूजिंग z टेबल। तो अब ये आपको एक नया कॉन्सेप्ट क्या है, z टेबल का कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे कि सबसे पहले तो z स्कोर फाइंड करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया फाइंड करें वो किससे करें, z टेबल से आप एरिया को फाइंड करें। ठीक है जी। तो यूजिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, z टेबल, ये z टेबल जो है वो सारी स्टैटिस्टिक्स की किताबों में z टेबल मौजूद होता है अपेंडिक्स में। मैं जो है वो आपके साथ भी z टेबल ये गूगल क्लासरूम में मैं शेयर कर दूंगा। तो z टेबल की ये फॉर्म होती है। ठीक है, आपके सामने ये एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें कि राइट साइड पे एक कॉलम है जिसमें z लिखा हुआ है, और ये z जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -3.9 से स्टार्ट हो रहा है, और 0.1 के डिफरेंस के साथ -3.8, -3.7 अप टू -2.4, फिर ये और कंटिन्यू हो रहा है। बीच में मैंने गैप रखा है क्योंकि ये z टेबल इस डिस्प्ले पे मैं इसको कंप्लीट विजिबल नहीं कर सकता, तब मैंने ये गैप रखा है। इसका मतलब -2.4 के बाद अगला नंबर क्या होगा, -2.3, -2.2, -2.1। ठीक है, तो ये किस तरह कहाँ तक जा रहा है, फिर ये -0.6 होगा, फिर -0.5, -0.4, -0.3, और अप टू कहाँ तक जा रहा है, ये 0 तक। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये z टेबल जो कि नेगेटिव के लिए है, नेगेटिव z वैल्यूज़ के लिए है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा z टेबल है, सेकंड पेज है इसका, जो कि z स्कोर देखें, इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है ना, अप टू 1.7, फिर अगला क्या होगा 1.8, 1.9, 2.0, फिर ये मैंने गैप इसलिए रखा क्योंकि विजिबल नहीं कर सकता पूरे टेबल को यहाँ पे। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फिर 3.4 इससे पहले 3.3 होगा, ठीक है ना, 3.5, 3.6 अप टू 3.9। तो ये आपके पास एक z टेबल है जो कि -3.9 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, +3.9 तक जा रहा है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस z टेबल में जो अंदर जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये नंबर्स बेसिकली क्या है, ये है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। ये क्या है, एरिया है। एरियाज़ को और क्या कह सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ये क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़। और याद रखिए z टेबल जो है ना, ये हमेशा आपको लोअर टेल का एरिया कैलकुलेट करेगा। लोअर टेल से मुराद ये है कि -∞ से लेके स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ z तक का एरिया आपको बताएगा। ठीक है, हमेशा जो वो लेफ़्ट टेल का एरिया कैलकुलेट करेगा। अब ये लेफ़्ट टेल से मुराद क्या है, हो सकता है कि यहाँ से शुरू, मतलब ये कि शुरू हमेशा कहाँ से होगा, लेफ़्ट साइड से होगा, और कहाँ तक जाएगा, z तक जाएगा। अब ये जो z है, ये z की वैल्यू ये है, फॉर एग्जांपल -3.9 हो, -3.8 भी हो सकता है, -3.0 भी हो सकता है, -2.4 भी हो सकता है, -0.5 भी हो सकता है, -0.1 भी हो सकता है। तो z की वैल्यू जो है वो कोई भी नंबर जो कि नेगेटिव में हो, इसका मतलब है कि ये जो टेबल है ना, ये 0 से नीचे तक का, नीचे 0 से नीचे की जो भी z स्कोर है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर इफ़ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू बिलो z इक्वल्स टू 0, ये z ये 0 है, इस 0 से नीचे आपको पता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, तो 0 का लेफ़्ट जितना होगा 0 का राइट भी इतना होगा। अब अगर मुझे ये पता है कि ये पूरा एरिया अंडर द कर्व 1 के इक्वल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी क्या बताया हमने कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनने के लिए। तो इसका मतलब है 0 पे कितना होगा, 0.5, 50% होगा। 50% इधर, 50% राइट में, 50% लेफ़्ट में, 50% राइट पे। तो 0 पे 0 का लेफ़्ट कितना एरिया है, 0.5। अब आप देखें ये टेबल में देखें, 0 है, इस 0 का एरिया कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये टेबल क्या बता रहा है, 0 से लेफ़्ट का एरिया कितना है, 0.5 है। इसी तरह पॉजिटिव में देखिए, 0 के ऊपर ये 0 है,
पॉजिटिव भी हमेशा लेफ़्ट का देगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसका मतलब है ये जो जेड स्कोर यहाँ पे आएगा ना, ये सारे ज़ीरो से बड़े वाले नंबर्स होंगे। यहाँ के जो जेड होंगे ये सारे सारे क्या है, ज़ीरो से बड़े जब भी पॉजिटिव है। लेकिन ये टेबल भी हमेशा लेफ़्ट का देगा। ये जेड टेबल हमेशा आपको जो प्रोबेबिलिटी देगा वो किसकी देगा, लेफ़्ट की प्रोबेबिलिटी, ये याद रखें। तो इसका मतलब है कि इफ़ आई एम इंटरेस्टेड हियर जेड इक्वल्स टू 1, तो यहाँ z की जगह 1 देखो, तो 1 से लेफ़्ट का एरिया देखो, 1.0 से लेफ़्ट का एरिया कितना है, 8413, 0.8413। इसका मतलब है 1 से नीचे एरिया है 84.13% है ये, ठीक है। अब यहाँ इस z की जगह अगर मैं 1 लिखूँ तो 1 से नीचे का एरिया कितना है, 84.13%। अच्छा, अब इसमें समझने वाली चीज़ और क्या है कि आप इधर देखें, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में भी z लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ये z है। यानी अगर मैं चाहूँ कि 1.25 कैसे मैं फाइंड करूँगा, ये 1.2 ये रहा, और 1.2 पे ये जो कॉलम है ये ज़ीरो का कॉलम है, तो 1.20 ये है, 1.21 ये कॉलम है, 1.21 कौन सी वैल्यू है, ये 0.8869 है। ये 1.22 के ऊपर क्या है, 0.4 टाइम्स 8 है, ये 1.23 है, ये 1.24 है, और ये क्या है, 1.25। अब ये जो कॉलम है ना, ये 0.05 के लिए, यानी सेकंड डेसिमल प्लेस है। यहाँ पे क्या है, सेकंड डेसिमल प्लेस के लिए है, और ये क्या है, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक का नंबर है। तो मिसाल के तौर पर 1.04 देखना है तो 1.00 ये है, 1.01 ये है, 1.02, 1.03, 1.04। 1.04 में क्या है, 85.08%। तो अगर ये जो z है, इस z की जगह 1.04 हो तो 1.04 से बिलो एरिया कितना परसेंट है, 85.08। तो ये इस तरीके से हम z टेबल को रीड करते हैं, ठीक है जी। तो अब z टेबल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखें, आपके साथ सामने रखते हैं कि फाइंडिंग द एरिया टू द लेफ़्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड z स्कोर, ठीक है जी। हमेशा याद रखें कि जो z टेबल है वो हमेशा आपको एरिया टू द लेफ़्ट ही कैलकुलेट करके देगा। यानी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एरिया टू द लेफ़्ट, तो डायरेक्ट यू कैन फाइंड फ्रॉम द टेबल, ठीक है जी। डायरेक्ट टेबल से हम फाइंड करेंगे। अब देखें, डिटरमाइन द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दैट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 1.23। जैसे अभी हमने 1.25 देखा था, तो 1.23 उसी तरह देख लें आप। तो 1.23 z इक्वल्स टू 1.23 क्या करेंगे, वी यूज़ द पेज 2 ऑफ z टेबल। पेज 1 में नेगेटिव के लिए है और पेज 2 में z टेबल के पेज 2 किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए। अब चूंकि यहाँ z पॉजिटिव है तो हमने कौन सा पेज देखना है, पॉजिटिव वाला पेज देखेंगे। तो पेज 2 ऑफ z टेबल, बिकॉज 1.23 इज पॉजिटिव, फर्स्ट वी गो डाउन द लेफ्ट हैंड कॉलम लेबल्ड z टू 1.2। पहले हम क्या करेंगे, 1.2 में जाएंगे, फिर हम गोइंग अक्रॉस दैट रो टू द कॉलम लेबल्ड 0.03। तो 0.03 वाला जो कॉलम है ना, सेकेंड डेसिमल प्लेस 0.03, तो 1.23 वहाँ पे मिल जाएगा, और ये क्या मिलेगा, 0.8907। चेक करें, 1.2 में जाना है, 1.2 ये z में आ गया 1.2, उसके बाद 0.03 में जाना है, तो 1.2 इधर से और 0.03 इधर से, तो ये नंबर क्या मिल जाएगा, 1.23। 1.23 कितना मिला, 8907, ठीक है ना। 1.2 पे और 0.3 पे ये क्या मिल गया आपको, 1.23 कितना मिला, 0.8907, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास 0.8907। तो इसको क्या कहेंगे, ये है एरिया जो कि शेड किया हुआ है। ये क्वेश्चन में था, ये पूछा गया था, ये इसका आंसर आ गया। कितना एरिया शेड है ये, 89.07%, 1.23 से बिलो। तो टू द लेफ्ट ऑफ स्पेसिफाइड z स्कोर, यानी लेफ्ट ऑफ 1.23 कितना है, 89.07। इसी तरह जो है वो अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया टू द राइट, याद रखें जब भी हमें एरिया टू द राइट मालूम करना हो तो टेबल हमेशा लेफ़्ट का देगा, टेबल हमेशा लेफ़्ट का, यानी 0.76 हमें देख रहे हैं ना, तो 0.76 के ऊपर आप जब टेबल से वैल्यू निकालोगे तो वो हमेशा लेफ़्ट का देगा। राइट का मालूम कैसे होगा, चूँकि मुझे पता है ये पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरा एरिया अंडर द कर्व 1 के इक्वल है,
तो अगर 1 में से ये टेबल से जो वैल्यू आएगी वो 1 में से माइनस कर दें तो हमें ये रिक्वायर्ड जो राइट वाला एरिया वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमेशा क्या करना है, वेन एवर वी नीड टू फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ अ स्पेसिफाइड जेड स्कोर, जस्ट सिंपली क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सी वैल्यू को, जो कि टेबल से हम फाइंड करें। ठीक है जी। सोल्यूशन क्या है, बिकॉज द टोटल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज 1, द एरिया टू द राइट ऑफ 0.76 इक्वल्स किसके है, 1 माइनस द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ 0.76। ठीक है जी। तो राइट का जो एरिया है वो क्या है, 1 माइनस एरिया टू द लेफ्ट है। तो वो कैसे होगा, वी फाइंड दिस लेटर एरिया एज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल बाय फर्स्ट गोइंग डाउन द जेड कॉलम टू द पॉइंट 2.7 तक जाएंगे, देन गोइंग अक्रॉस दैट रो टू द कॉलम लेबल्ड 0.06 में जाएंगे, तो वी रीच 0.7764। ठीक है ना। तो 0.76 में देखें टेबल में कैसे जा रहे हैं, ये 0.7 है और 0.7 में ये 0.70 की वैल्यू है, 0.71 की वैल्यू है, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75 एंड ये दिस वन इज 0.76। तो 0.76 पे देखें क्या आ रहा है, 0.7764। तो ये 0.7764 एरिया टू द लेफ्ट है, हमें चाहिए टू द राइट। तो क्या किया हमने, 1 में से माइनस कर दिया। तो 1 में से माइनस किया तो ये आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 0.2236। ठीक है जी। तो ये दो सिचुएशन हो गई, एक जो ना एरिया टू द लेफ्ट जो कि डायरेक्ट आपने टेबल से देखा, और दूसरी सिचुएशन एरिया टू द राइट जिसमें क्या किया, 1 में से माइनस किया। अब ये तीसरी सिचुएशन है, थर्ड एग्जाम्पल, इसमें आपको एरिया निकालना है बिटवीन टू स्पेसिफाइड जेड स्कोर, बिटवीन टू स्पेसिफाइड जेड स्कोर। तो एक नेगेटिव में है -0.68 और एक पॉजिटिव में है +1.82। इसका मतलब है कि अब आपने यहाँ पे जेड टेबल के दोनों पेजेस को रीड करेंगे। नेगेटिव के लिए आप पेज नंबर 1 को रीड करें, पॉजिटिव के लिए आप पेज नंबर 2 को रीड करें। ठीक है जी। तो द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड normal curve that lies between -0.68 and 1.82 equals the area to the left of 1.82 minus the area to the left of -0.68। तो क्या करें कि आप जो है वो सबसे पहले तो ये जो इन बिटवीन निकालने का तरीका क्या है कि आप हमेशा जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें, सिंपल इज दैट। ठीक है जी। आप z इक्वस टू 1.82 का एरिया निकाल लें, z इक्वस टू -0.68 का एरिया निकाल लें, ये पेज नंबर 2 से आएगा, ये पेज नंबर 1 से आएगा, और इस वाले एरिया को, क्योंकि ये एरिया पूरा लोअर यहाँ से लेके -1.82 तक, ये पूरा एरिया ये है 1.82 पे, क्योंकि z टेबल हमेशा एरिया टू द लेफ्ट देता है। तो एरिया टू द लेफ्ट का मतलब है -1.82 का लेफ्ट, तो ये पूरा यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक बिल्कुल एंड तक ये पूरा एरिया 1.82 में आएगा, और इसमें -0.68 से बिलो ये एरिया एक्स्ट्रा है, ये हमें नहीं चाहिए था, हमने ये माइनस कर दिया। तो हमेशा रूल ऑफ थंब क्या है, वेन एवर यू नीड टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू स्पेसिफाइड जेड स्कोर, सिंपल इज दैट कि यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द एरिया फ्रॉम अपर लिमिट टू माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 1.82 के अगेंस्ट देख लें और -0.68 के अगेंस्ट देख लें। मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास 1.82 है, 1.82 ये इस वक्त मेरे पास नहीं है क्योंकि ये मिसिंग है, तो हम इसको आपके सामने रखते हैं। पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2। पेज नंबर पहले हम पेज नंबर 2 देखेंगे, हमें जो पॉजिटिव पहले चाहिए, और पॉजिटिव में क्या हम देखें 1.82। तो 1.82 ये देखें 1.8 ये हमारे पास है, 1.8 दिस वन, 1.80 की वैल्यू, ये 1.81 की वैल्यू, और ये 1.82 की वैल्यू है। कैसे पता चला 82 है, क्योंकि ये जेड स्कोर सेकेंड डेसिमल प्लेस क्या है 0.02, तो ये 0.00 है, यानी 1.80, ये 1.81 और ये 1.82 है। तो 1.82 की वैल्यू कितनी आई है 96.56, यानी 0.9656। तो ये देखें आपके सामने 0.9656 है। और इसी तरह -0.68 के लिए हमें रेफ़र करना होगा पेज नंबर 1 को, माइनस क्या है 0.68, तो
-0.6 ये रहा, और ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेकेंड लास्ट कॉलम है -0.68, यानी कि -0.6 ये रहा, और सेकेंड लास्ट कॉलम 68 का है, तो ये कितनी आ रही है 0.2483, तो ये 0.2483 आपके सामने आ गई। और जो सिंपली क्या किया हमने, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सेपरेट कर लिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.7173। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट द एरिया बिटवीन टू स्पेसिफाइड जेड स्कोर। ठीक है जी, तो 3 केसेस हमने डिस्कस किए हैं जेड स्कोर जेड स्कोर से एरिया फाइंड करने का। पहला जो टेक्निक है वो क्या है, एरिया टू द लेफ्ट, दूसरा एरिया टू द राइट, और तीसरा जो है वो क्या है, एरिया बिटवीन टू स्पेसिफाइड जेड स्कोर। ठीक है जी, तो हमने ये तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली है। व्हेनेवर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड एरिया टू द लेफ्ट, तो सिंपली आप टेबल से देखेंगे और टेबल का ही आंसर आपका फाइनल आंसर होगा। और अगर आपको एरिया टू द राइट चाहिए तो 1 माइनस एरिया टू द लेफ्ट होगा। एरिया टू द लेफ्ट टेबल से डायरेक्ट आएगा, 1 में से माइनस करना होगा। जब भी ये इसको क्या कहते हैं, राइट टेल्ड है, व्हेनेवर राइट टेल्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो 1 से माइनस करेंगे। लेफ्ट टेल्ड की प्रोबेबिलिटी होगी तो डायरेक्ट टेबल से देख लेंगे। और अगर आपको इन बिटवीन टू स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ जेड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे, हमेशा अपर लिमिट का एरिया माइनस होगा लोअर लिमिट का एरिया से। Z2 जो है वो अपर लिमिट है और Z1 लोअर लिमिट है, तो हमेशा क्या करेंगे, अपर लिमिट का एरिया पहले लिखेंगे, लोअर लिमिट का एरिया बाद में, और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, सो ये एक समरी हमने डिस्कस कर ली है कि इसमें जेड स्कोर की एप्लीकेशन देख रहे हैं। और मज़ीद फाइंडिंग द जेड स्कोर फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया। अब जो है वो, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह भी बनते हैं कि रिवर्स जो है लुकअप जिसको कह सकते हैं, रिवर्स लुकअप, यानी कि बजाय जेड स्कोर के ज़रिए प्रोबेबिलिटी या एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के, क्वेश्चन किस तरह बनता है कि एरिया अंडर द कर्व स्पेसिफाइड एरिया इज़ गिवन टू यू और यू नीड टू फाइंड आउट द जेड स्कोर, यानी रिवर्स लुकअप काम करना है। ठीक है, ना फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका शेडेड रीजन का एरिया गिवन है 0.04। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है कि इसका जो जेड स्कोर है ये फाइंड करना है, यानी ये कौन सी जेड की वैल्यू है जिससे बिलो, जिसका लेफ्ट एरिया 0.04 है। तो या वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द जेड स्कोर हैविंग अ स्पेसिफाइड एरिया टू इट्स लेफ्ट। ठीक है जी, तो determining the z score having an area of 0.04 to its left under the standard normal curve is shown in the figure A। तो ये हम इंटरेस्टेड हैं इस एरिया के ऊपर z की वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, सर्च द बॉडी ऑफ द टेबल फॉर द एरिया 0.04। ये है आपका बॉडी ऑफ द टेबल। इस बॉडी ऑफ द टेबल में सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, और इसका जो फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है ये जेड स्कोर है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 0.04 को लोकेट करेंगे इस बॉडी ऑफ द टेबल में, और देयर इज़ नो सच एरिया इन द टेबल, सो यूज़ द एरिया क्लोजेस्ट टू 0.04। देखें एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो टेबल है वो स्पेसिफाइड वैल्यूज़ ऑफ जेड के लिए है, यानी 1.90 के लिए है, 1.91 के लिए है, -1.92 के लिए है, -1.93 के लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर -1.925 हो ना, तो -1.925 के लिए इस टेबल में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, और इसी तरह फॉर एग्जांपल -1.942, तो -1.942 जो है वो यहाँ पे नहीं है। 94 तो मिल जाएगा, 94 के बाद एकदम से क्या है, -1.95 मिलेगा, -1.95 के बाद -1.96 मिलेगा। तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक के लिए एक्यूरेसी है, उससे ज़्यादा डेसिमल प्लेस जो है ना वो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ इस टेबल में गिवन नहीं है। तो ये लिमिटेशन है। तो इसलिए फिर क्या करते हैं कि अगर आपके पास एग्जैक्टली वो नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम उसके क्लोजेस्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस केस में 0.04 तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन क्या है हमारे पास 0.0401, ठीक है ना, तो ये नंबर हमें मिल गया।
तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया निकल रहा है वो हम लिख लेंगे। तो द जेड स्कोर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एरिया वो क्या है देखें 0.04 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिला, -1.75 मिला। तो ये हमें मिल गया -1.75। दस द जेड स्कोर हैविंग एरिया 0.04 टू इट्स लेफ्ट अंडर द स्टैंडर्ड इज रफली -1.75। तो हम ये इसको कह सकते हैं कि रफली कितना है, -1.75 है। एग्जैक्टली तो नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली 0.04 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम सिंपली रफली हम एक बता सकते हैं कि 0.04 के ऊपर 0.04 से लेफ्ट का जो एरिया है वो कितना है, -1.75 है। ठीक है, बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम एवरेज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा होता -0.0440 के बाद जो है ना वो 405 होता फॉर एग्जांपल, तो ये देखें 0.0405 नहीं है, लेकिन 401 और 409 इन दोनों के बीच में 405 है। तो हम क्या कर सकते थे इस सूरत में, हम जो है वो इन दोनों का एवरेज आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.401 पे 1.75 आ रहा है, 409 पे 1.74 आ रहा है, तो हम एवरेज क्या कर सकते हैं, 1.75 और 74 का बीच में क्या है, 1.745 क्या है, -1.745। तो हम जो है वो इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि इफ़ प्रोबेबिलिटीज आर इन बिटवीन टू नंबर्स, तो वी कैन अप्रॉक्सीमेट द जेड स्कोर ऑफ द बोथ प्रोबेबिलिटीज़। एक क्या आ रही है 1.75, दूसरी क्या आ रही है 1.74, तो इनका जो एवरेज है वो क्या होगा 1.745। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी, एक की 4 एक की 5, तो 45, ठीक है ना, 1.745। तो ये इस तरीके से हम रफली जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक जो है वो रिवर्स लुकअप में एक एग्जांपल जो कि क्या है, एरिया टू द लेफ्ट है। अब दूसरी एग्जांपल क्या होनी चाहिए, लाजमन दूसरी एग्जांपल होनी चाहिए एरिया टू द राइट होना चाहिए। तो लेट्स सी कि एरिया टू द राइट को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें एक ये जेड अल्फ़ा जो है ना, ये नोटेशन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे, आप आगे की जो कोर्सेज़ हैं उसमें भी जो है वो जेड अल्फ़ा को हम यूज़ करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब आपको सिखाया जाएगा तो वहाँ पर भी ये टर्म यूज़ करते हैं, नोटेशन यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखें ये जो राइट टेल्ड है ना, ये राइट टेल्ड है। राइट टेल्ड जो होती है इसको क्या कहा जाता है, जेड अल्फ़ा कहा जाता है। राइट टेल्ड जो एरिया है इसकी नोटेशन है जेड अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा क्या है, एरिया टू द राइट ऑफ जेड स्कोर। एरिया टू द राइट ऑफ जेड स्कोर जो इसको क्या कहा जाता है, अल्फ़ा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये द सिंबल जेड अल्फ़ा is used to denote the Z score that has an area of alpha to its right under the standard normal curve as illustrated in the figure, ठीक है। तो ये हमेशा Z अल्फ़ा का मतलब क्या होगा, आँख बंद करके जब भी Z अल्फ़ा आपके सामने लिखा हुआ हो तो Z अल्फ़ा का मतलब है कि ये वो Z स्कोर है जिसका राइट का एरिया जो है वो क्या है, अल्फ़ा के इक्वल है। अच्छा, इसी का अगर आप जो है वो लेफ़्ट टेल देखेंगे तो ये लेफ़्ट में इसको जेड अल्फ़ा के बजाय, क्योंकि ज़ीरो से पहले है तो नेगेटिव में होगा, तो फिर इसको इसका मिरर इमेज क्या होगा, अगर यहाँ पे जो है ना वो इस तरफ से शेड किया जाए तो ये क्या कहलाएगा, -Z अल्फ़ा कहलाएगा। तो -Z अल्फ़ा का मतलब है एरिया टू द राइट, एरिया टू द लेफ़्ट, और +Z अल्फ़ा का मतलब है एरिया टू द राइट, ठीक है, एरिया टू द राइट, ठीक है ना। इसको कैसे रीड किया जाता है, जेड अल्फ़ा को कैसे रीड करते हैं, जेड सब अल्फ़ा, और सिंपली इसको क्या कहें, जेड अल्फ़ा कहें, क्या कहें इसको, जेड अल्फ़ा नोटेशन, जेड सब अल्फ़ा कहें या जेड अल्फ़ा नोटेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द जेड अल्फ़ा वैल्यू, और अल्फ़ा क्या है 0.025। अब याद रखें Z 0.025 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हमेशा Z पॉजिटिव है ना, तो हमेशा क्या है, राइट टेल्ड है। अगर ये यहाँ लिखा होता -Z 0.025 तो ये Z कहाँ बनता, लेफ्ट टेल में बनता। अभी ये पॉजिटिव Z 0.025 है, तो व्हाट डज इट मीन, ये 0.025 जो है वो Z एरिया टू द राइट ऑफ Z, एरिया टू द राइट ऑफ Z है, कितना है 0.025। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल एरिया टू द राइट ऑफ Z 0.025 है तो टू द लेफ्ट ऑफ Z क्या होगा, लाजमन
1 में से इसको माइनस करेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा एरिया 1 है और इतना छोटा सा एरिया 0.025 है, तो बाकी जो एरिया, क्योंकि टेबल से हमेशा याद रखें, टेबल हमेशा आपको एरिया टू द लेफ्ट देगा, ठीक है ना, टेबल से क्या मिलेगा, हमेशा लेफ्ट का एरिया, ये लेफ्ट का एरिया टेबल देगा। अब अगर इस z के ऊपर आपको इस z की वैल्यू चाहिए ना, तो ये एरिया आपने देखना है, तो ये एरिया क्या है, 1 में से 0.025 को माइनस कर दें। तो सोल्यूशन में क्या देखें, z 0.025 is the z score that has an area of 0.025 to its right under the standard normal curve as shown in the figure A. Because the area to its right is 0.025, तो फिर the area to its left is 1 minus 0.025 that is 0.975। इसका मतलब है ये एरिया पूरा जो बाकी है अनशेडेड एरिया वो कितना है, 97.5% है। तो अब आप सिंपली क्या करें, टेबल में z टेबल में 0.975 को रिवर्स लुकअप करें, ठीक है। तो z टेबल कंटेन्स एन एंट्री फॉर द एरिया 0.975, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग z स्कोर इज 1.96। तो आप इसको वेरीफाई कर लें, z स्कोर में जाएं और z स्कोर कौन सा देखेंगे, याद रखें आप रिवर्स लुकअप में ना प्रोबेबिलिटी देखेंगे। प्रोबेबिलिटी देखने के लिए आप ये देखें कि 0.5 से यानी 50% से कम है कि ज़्यादा है। अगर 50 से कम है तो टेबल 1 देख लो, 50 से ज़्यादा है तो टेबल 2 देखो, पेज नंबर 2 देखो। अब ये क्या है, 0.975, 97.5% है, इसका मतलब है 50% से ज़्यादा है। तो कौन सा पेज देखेंगे, पेज नंबर 2 देखेंगे। 0.975, ये देखें 0.975 कितना आया, 0.975 एग्जैक्टली मिल गया हमें, और वो कितने में मिला है ये चेक कर लें। 0.975 हमें कहाँ मिला है, देखें कहाँ पर है 0.975, ये 0.975, ये रहा 0.9750, ये कितने में मिला है 1.9, और इधर देखें 1.906 यहाँ पर है, तो इसका मतलब 1.96 के ऊपर ये क्या है 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95 और ये क्या नंबर है 1.96 के ऊपर है। तो ये क्या मिल गया हमें, z स्कोर मिला कि 1.96 से बिलो, 1.96 इस z की जगह रिप्लेस कर दूँ 1.96, तो इसके नीचे ये पूरा एरिया कितना परसेंट है, 97.56% है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द z स्कोर व्हेन द एरिया टू द राइट इज गिवन, ठीक है। एरिया टू द राइट गिवन होगा तो z स्कोर के लिए क्या करेंगे, इस एरिया को 1 में से माइनस करना है, सबसे पहला काम है इस एरिया को क्या करना है, यानी जो भी एरिया गिवन है 0.025 गिवन है तो इसको 1 में से माइनस करना है। 1 से माइनस किया तो ये आंसर आया 0.975। अब आपने नेक्स्ट टास्क क्या करना है, 0.975 जो वो 50% से ज़्यादा है या 50% से कम है। अगर 50% से ज़्यादा है तो पेज नंबर 1 देखना है, और 50 से कम होगा तो सॉरी पेज नंबर 2 देखना है अगर 50 से ज़्यादा है तो, और 50 से कम है तो पेज नंबर 1 से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू, z की वैल्यू आ गई 1.96, ठीक है जी। तो ये हमने इसको इस तरीके से आखिर में इंटरप्रेट कर दिया। तो एक और एग्जांपल देख लें कि फाइंडिंग z अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 0.05, अल्फ़ा 0.05 है तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगा, यानी देखें हमेशा क्या करता है 1 में से माइनस करेंगे इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अगर अल्फ़ा 0.05 है तो 1 माइनस अल्फ़ा कितना हो गया 0.95। 0.95 को आपने देखना है किसमें, टेबल में, z टेबल में। एग्जैक्टली 0.95 नहीं है लेकिन क्या मिला हमें, एक नंबर मिला 0.945, 9495 और एक मिल गया 9505। तो देखें एक मिला 9495 और एक मिला 9505, दोनों तकरीबन क्या है 95 के इक्वल है। एग्जैक्टली 95 नहीं है, एक जो है वो 0005 छोटा और एक 0005 बड़ा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। एक से आ रहा है 1.64, दूसरे से z स्कोर आ रहा है 1.65। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एवरेज आउट कर लेंगे। तो मीन ऑफ 1.64 1.65 क्या निकला 1.645। तो इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे जब भी हमारे पास z स्कोर जो है वो दो वैल्यूज़ के बीच में हो,
ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी 0.95 है जो कि क्लोजेस्ट है किससे, 9495 से भी क्लोज है, 9505 से भी क्लोज्ड है। इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी दो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज से क्लोजेस्ट है, तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जेड स्कोर हमने लिख लिया। एक आया 1.64, दूसरे से आया 1.65। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का मीन ले लेंगे। 1.64 1.65 का मीन क्या आया, 1.645, यानी इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, 1.645। सो दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ये जेड स्कोर आ गया 1.645। ठीक है, और इसकी अब तीसरी एप्लीकेशन क्या है कि जेड स्कोर आपको फाइंड करना है किसका, दो जो है वो आपको मिडल एरिया, यानी कि दो आपके पास नंबर है, एक दो एरिया शेडेड है। एक एरिया ये है जो कि कितना है 0.025, एक ये दूसरा एरिया है जो कि कितना है वो भी 0.025 है। तो और उसका मतलब है ये 0.025 और ये 0.025 होगा, तो इन दोनों को सम कर लेंगे तो क्या आएगा 0.05। जब 0.05 शेडेड रीजन है तो अनशेड क्या होगा, 1 में से माइनस कर दें तो अनशेडेड क्या आ गया 0.95। तो ये एरिया 95% है, ये एरिया 2.5% है और ये एरिया 2.5% है। और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि बताओ इस एरिया पे इस पॉइंट के ऊपर जेड की वैल्यू क्या है, इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर जेड की वैल्यू क्या है। सो क्या है, find the two z score that divide the area under the standard normal curve into a middle 0.95 area and two outside 0.025 areas as shown in the figure। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा आपको पता है कि z स्कोर, z टेबल जो वो लेफ्ट साइड का देता है, तो लेफ्ट साइड में रिवर्स लुकअप करें 0.025 को। 0.025 को जब आप रिवर्स लुकअप करेंगे तो z स्कोर कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 1.96 मिलेगा। ठीक है, 1.96 मिलेगा, और जब वो सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है 0 से छोटी है तो ये माइनस में होगा, ये 0 से बड़ी है तो ये प्लस में होगा। सो दैट इज़ -1.96 एंड +1.96। ठीक है, तो इसको भी एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं कि z टेबल में क्या करना है, 0.025 चेक कर लें। z टेबल में 0.025 के लिए पेज नंबर 1 में जाएं और 0.025 देखें, ये देखें 0.020 है, 25 और इधर होगा, ये मुझे मिल गया 0.025। देखें 0.025 कहाँ पे मिला, -1.9 और ये 6 के ऊपर मिला। 0.025 कहाँ मिला, इधर से जाएं तो ये -1.9 आ गया, इधर से जाएंगे तो ये क्या है, क्या 6 आ गया। तो 0.025 कितने में मिला, -1.96 में। इसका मतलब ये जो नंबर है z का, ये क्या है -1.96 है। तो ये अगर -1.96 है 0.025 पे, तो यही इसी का मिरर इमेज यहाँ पर है 0.025। तो अगर ये माइनस का 1.96 है तो ये क्या होगा, प्लस का 1.96। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, माइनस का 1.96 और दूसरा प्लस का 1.96। तो देयरफॉर द टू रिक्वायर्ड z स्कोर आर ±1.96। ठीक है जी, तो ये है कुछ एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स सीखने का आपको मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे इसमें सारे क्वेश्चंस में आपको z स्कोर, z टेबल यूज़ करना है। use z table to obtain the areas under the standard normal curve required in these exercise. Sketch a standard normal curve and shade the area of interest in each problem। ठीक है जी, ये मैंने कुछ स्केचेस आपको करके दिए हैं इसमें, लेकिन आपने z की वैल्यूज़ को कॉरस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं उस हिसाब से यहाँ पे आपको नंबर्स लगाने हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दैट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 2.24। अब आप बता रहे हैं 2.24 जो है वो क्या होगा, 0, बीच में 0 है तो 0 के राइट पे होगा 2.24। तो ये 0 के राइट पे आप 2.24 नीचे लिख दें और ये पूरा स्केच करते हैं। इसका मतलब है ये स्केच बिल्कुल एज इट इज़ इसके लिए यूज़ हो सकता है। 2.24 के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट आप टेबल में जाएं और ये 2.24 का इसके अगेंस्ट आप जो वो एरिया फाइंड कर लें। डायरेक्ट टेबल में जाएंगे और 2.24 जो है वो चूँकि पॉजिटिव है तो पेज नंबर 2 में जाएं। पेज नंबर 2 में 2.24 सर्च करें, ये 2.2 ये आ गया, 2.20, 2.21, 2.22 और 2.23 एंड 2.24। तो ये 2.24 पे कितना मिला,
0.9875। तो इसका आंसर क्या होगा 0.9875। इसी तरह नेक्स्ट क्या है -1.56। तो -1.56 नेगेटिव है, तो इसका ये शेड कहाँ पे होगा, ज़ीरो के लेफ़्ट में शेड होगा। तो ये इतना बड़ा शेड नहीं होगा, बल्कि -1.56 आपको यहाँ कहीं मिलेगा ज़ीरो के लेफ़्ट में, और ज़ीरो के लेफ़्ट में जो है ना वो यहाँ से ये शेड करेंगे छोटा सा रीजन। और शेड करने के लिए इस तरह, और कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप टेबल में जाएंगे, कौन से पेज में जाएंगे, नेगेटिव में है तो पेज नंबर 1 में। तो पेज नंबर 1 में जाइए, -1.56 आप सर्च करें पेज नंबर 1 में, -1.5, तो ये -1.5 है, ये 50 है, 51, 52, 53, 54 एंड 56। तो ये -1.56 का आंसर क्या आया 0.0606। ठीक है जी। तो इसी तरह अगला नंबर ये नेगेटिव में है, ये भी आप पेज नंबर 1 वाला टेबल चेक करेंगे। और ये देखें एरिया टू द राइट, अब टू द राइट है तो टू द राइट का क्या तरीका होता है, आपको हमने बताया है कि इस -1.07 से जो भी आंसर टेबल से आएगा वो टू द लेफ़्ट होगा, टू द राइट के लिए उस आंसर को 1 में से माइनस करना है। फॉर एग्जांपल -1.07 है, पेज नंबर कौन सा देखेंगे, माइनस में है पेज 1 में, -1.07, तो ये -1.0 ये रहा, और -1.0 में, अरे क्या हो गया, -1.0 में ये आपके पास आ रहा है -1.00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 एंड 07। तो ये आ गया -1.07, कितना आया 0.1423। लेकिन 0.1423 ये एज इट इज़ कब लिखेंगे, जब टू द लेफ्ट होगा, लेकिन ये चूंकि क्वेश्चन टू द राइट का है तो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट आंसर फ्रॉम 1। तो 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से क्या माइनस करेंगे 0.1423, 14.23% को 100 से माइनस करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है जी। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक ये 1 जो है वो टू द लेफ़्ट के लिए है, 2 टू द राइट के लिए है, और 3 जो है वो बिटवीन के लिए है, और 4 जो है वो किसके लिए है, 4 जो है वो लेफ़्ट टू द लेफ़्ट और टू द राइट के लिए है, ये भी टू द लेफ़्ट के लिए है और टू द राइट के लिए। अब बीच में और का मतलब क्या है, टू द लेफ़्ट निकालो, और का मतलब प्लस करो, टू द राइट भी निकालो और इन दोनों को प्लस कर लो, टू द लेफ़्ट अलग निकालो, टू द राइट अलग निकालो, और बीच में दोनों को क्या कर लो, प्लस कर लो। इसी तरह इधर टू द लेफ़्ट ऑफ 0.63 और टू द राइट ऑफ 0.154, यानी टू द लेफ़्ट ये लेफ़्ट का रीजन शेड होगा अलग, और राइट का रीजन ये अलग शेड होगा। इसका मतलब है लेफ़्ट अलग कैलकुलेट करो, राइट अलग कैलकुलेट करो, दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। यहाँ भी दोनों को ऐड करना है, यहाँ भी ऐड करना है। और यहाँ पे बिटवीन का मतलब आपको कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, बिटवीन का मतलब कि हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। 1.44 की जो आंसर होगा उसमें से -2.118 वाला आंसर माइनस करना है। इसी तरह ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ऑलवेज यू नीड टू सब्ट्रैक्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये आपको -1.96 से लेके +1.96 तक ये एरिया शेड किया हुआ है। इसका जो ना इस शेडेड रीजन का क्या करना है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है। इस शेडेड का एरिया कैलकुलेट करना है, ये शेडेड है इनका एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पे -1.64 और +1.64 से अबव, -1.64 से बिलो, +1.64 से अबव ये एरिया शेड किया गया है। जो जो एरिया शेड किया गया है इसकी प्रोबेबिलिटीज़ आपको फाइंड करनी है। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन है, टोटल एरिया अंडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज़ डिवाइडेड इनटू 8 रीजन्स। ठीक है जी। ये रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, 5, रीजन 6, रीजन 7, रीजन 8, कितने रीजन्स हैं, 8 रीजन्स में इस एरिया को डिवाइड किया इन्होंने। ठीक है जी। डिटरमाइन द एरिया ऑफ ईच रीजन, हर रीजन का एरिया डिटरमाइन करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अच्छा जी, अब -3 से -इन्फिनिटी, इसका मतलब देखें टेबल में -इन्फिनिटी तो नहीं है, तो -3 से लेफ़्ट का एरिया जो होगा ना ये होगा -3 के ऊपर देखेंगे ना, तो -3 के ऊपर जो भी आंसर होगा वो क्या है, -3 से पीछे का एरिया, पीछे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो -3 से लेफ़्ट ये एरिया 0.0013, इसको ज़रा देख लें। -3 के ऊपर देखें, -3 के ऊपर ये देखें -3 -3.00 क्या मिला, 0.00
13 यानी -3.0 से पीछे का एरिया। पीछे का एरिया देखें, पीछे डिफाइन नहीं है तो पीछे का मतलब क्या, इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी देखें -3.9 से शुरू हो गया, -3.9 पे जना क्या मिला 0.0000, और नीचे जाओगे और क्या है पॉइंट, ये इस वक्त तो 4 0 है, और नीचे जाओगे तो हो सकता है 5 0, 6 0, 7 0, इन्फिनिटी तक जाओगे तो बिल्कुल 0.0000 मिलेगा। तो इसका मतलब है -3.0 से पीछे का एरिया कितना है 0.0013 है। तो ये तो एक फील्ड हो गया आपके पास 0.0013, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना पड़ा, परसेंटेज टोटल एरिया 0.13, यानी ये 0.0013 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 0.13, तो इसको क्या कह सकते हैं 0.13% है। अच्छा, इसी तरह बच्चों आप जो है वो ये भी फाइंड कर लें -3 से -2 तक। अब -3 से -2 का मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल -1.9cc की जगह क्या लिखा है -3, और +1.9cc की जगह क्या रखा -2, क्या रखा -2। तो -2 भी कहाँ पे होगा, -2 भी जो है वो कहाँ पे होगा, 0, ये बीच में 0 है, 0 के राइट पे होगा। तो ये शेड इतना बड़ा शेड नहीं होगा, बल्कि एक तरफ -3 और एक तरफ -2, तो ये शेड होगा। ये देखें, ये -3 और -2 ये एरिया शेड होगा। तो ये आपको मालूम करना आ गया, क्या क्या बताया था मैंने अभी, हमेशा अपर लिमिट निकालो, उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। -2 निकालो, -3 देखो टेबल में, -2 की प्रोबेबिलिटी देखो, -3 की देखो, और अपर में से लोअर को माइनस कर दो, यहाँ पे लिख दो। -2 से -1 क्या करेंगे, अपर है -1, लोअर है -2, तो अपर में से लोअर को माइनस कर दो। -1 की देखो अलग से, -2 की टेबल में देखो अलग से, ये देखो -1 की क्या है और -2 की क्या है। -2 की क्या है 0.0228, और -1 की क्या है 0.1587 है। तो 1587 में से माइनस कर दो किसको, 0.0228 को, यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। -1 से 0 निकाल लो, 0 से 1 ये निकाल के दे दिया है, 1 से 2 आप निकाल लो, इसको भी वेरीफाई करना 0.3413 को, फिर 2 से 3 निकाल लो, फिर 3 से इन्फिनिटी निकालो। तो ये सारी वैल्यूज़ निकालो, इन सबको सम करोगे तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा। परसेंटेज की फॉर्म में क्या आंसर आएगा 100% आएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। फिर और भी क्वेश्चन हैं कि ऑब्टेन Z स्कोर दैट हैज़ एरिया 0.8 टू लेफ्ट अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ठीक है जी, इसके क्वेश्चंस मैंने ऊपर आपको एग्जांपल्स सिखा दिए हैं, तो अब आप ये इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स हैं वर्किंग विथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स। ठीक है जी, रियल लाइफ जो एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, फॉर एग्जांपल आपके सामने इंटेलिजेंस क्वेश्चंस यानी IQs के जो ना डिस्ट्रीब्यूशन है कि IQs आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 16। तो ये IQ की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन पोजीशन क्या है 100 है, और सिग्मा कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 16 का है। ठीक है जी, तो डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव IQs बिटवीन 115 एंड 140। ठीक है जी, 115 ये आपके पास x की वैल्यू आ गई लोअर लिमिट, और ये x की दूसरी वैल्यू आ गई अपर लिमिट। ठीक है, रियल लाइफ में ना आपके पास z नहीं होगा, रियल लाइफ में क्या होगा x होगा। शुरू में मैं लेक्चर के शुरू में आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन म्यू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो किसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल में, और स्टैंडर्ड नॉर्मल का मीन हमेशा 0 होता है और वेरिएंस हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो हमें क्या करना है, हम जब भी हमें प्रोबेबिलिटीज़ या एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब देखें, परसेंटेज का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। तो इन बिटवीन 115 140 निकालना, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम जब वो पहले तो स्केच कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन को स्केच कर लें और लोकेट कर लें म्यू कहाँ पर है। तो म्यू जो है ना 100 है, वो 100 लोकेट कर लिया। उसके बाद फिर आप जो है इसमें लोकेट करें कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है कि रीजन को शेड करना है, क्या क्या रीजन है हमारा, जो इंटरेस्ट है वो किस पर है, बिटवीन 115 एंड 140। तो 115 ये आपने हाईलाइट कर लिया, 140 हाईलाइट कर लिया, और उसको क्या कर लिया शेड कर लिया। 140 से 115 तक आपने इसको क्या कर लिया शेड कर लिया। तो पहला स्टेप में नॉर्मल कर्व स्केच कर लिया, मीन हाईलाइट कर लिया। दूसरे स्टेप में आपने क्या कर लिया, रीजन को शेड कर लिया कि जो आपको जिस रीजन के बिटवीन आपको एरिया फाइंड करना है वो शेड कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या करना है,
फाइंड द जेड स्कोर, यानी कि जो एक्स आपको गिवन था उसको ट्रांसफॉर्म करें, किसमें, जेड में ट्रांसफॉर्म करें। आपको फार्मूला पता है क्या है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो ये देखें, पहला एक्स हमें पास था 115, फार्मूला क्या है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स है 115, म्यू है 100, सिग्मा है 16, तो 115 माइनस 100 डिवाइड बाई 16, तो क्या आंसर आया 0.94। तो ये जेड की एक वैल्यू आ गई, लोअर स्कोर। इसी तरह एक्स की जो दूसरी वैल्यू है 140, इससे आपने सॉल्व किया, 140 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, म्यू 100 है, सिग्मा 16 है, ये चेंज नहीं होता। ये इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में जो ना वो म्यू कितना है 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 16 है। तो एक्स की हर वैल्यू के लिए मीन 100 होगा और एक्स की हर वैल्यू के लिए सिग्मा क्या होगा 16 यूज़ होगा। तो आपने 115 में से भी 100 को माइनस किया, 16 से डिवाइड किया, 140 के लिए भी 100 से माइनस किया, 16 से डिवाइड किया, और क्या मिला हमें, दूसरा जेड स्कोर मिल गया 2.50। तो अब यहाँ पे जेड की दो वैल्यूज आ गई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, 0.94, 2.50। अब जो स्टेप 4 है ना बच्चों, ये बिल्कुल वही काम है जो आप पीछे क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि जेड टेबल देखेंगे, दोनों जेड स्कोर पॉजिटिव है, इसका मतलब है हम पेज नंबर 2 देखेंगे और पेज नंबर 2 में एक दफ़ा 2.50 पे जाके जेड स्कोर निकालेंगे, जो कि कितना आएगा 0.9938, और दोबारा हम जाएंगे जेड स्कोर देखेंगे, किसके ऊपर देखेंगे जेड स्कोर, 0.94 के ऊपर। 0.94 के ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 0.8264, ये जेड की वैल्यू 0.94, तो जेड की वैल्यू 0.94 पे प्रोबेबिलिटी जो कि अंदर टेबल के अंदर देखना है वो कितनी आई 0.8264। तो इनमें से माइनस किया तो क्या आंसर आया। हमेशा मैंने क्या बताया कि जब भी इन बिटवीन टू जेड स्कोर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो क्या तरीका होता है, अपर लिमिट की प्रोबेबिलिटी में से माइनस करेंगे लोअर लिमिट की प्रोबेबिलिटी। तो अपर लिमिट से आया 99.38, लोअर लिमिट से आया 82.64, माइनस किया तो कितना आया 16.74%। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, 16.74% ऑफ ऑल पीपल हैव IQs between 115 and 140. Equivalently, the probability is 0.1674 that a randomly selected person will have an IQ between 115 and 140. तो आप इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से अब अगर किसी को भी रैंडमली सेलेक्ट करें तो उसका IQ 115 से 140 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1674 है। ठीक है जी, तो ये जो वो आप इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो समझ आया कि कैसे करना है रियल लाइफ में। जब भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन, म्यू और सिग्मा गिवन होगा और एक्स की वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने क्या करना है, सबसे पहले रीजन शेड करें, ठीक है जी, नॉर्मल कर्व बनाएं, उसके बाद रीजन को शेड करें। दूसरा काम जो है वो, तीसरा काम, पहला काम स्केच किया है, दूसरा काम रीजन शेड किया, तीसरा काम क्या है, आपको जेड स्कोर फाइंड करना है। एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, उस एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दें जेड में, तो जेड स्कोर फाइंड हो गया। फिर चौथे स्टेप में जेड टेबल यूज़ करते हुए एरिया अंडर द कर्व आप फाइंड करेंगे, और इन बिटवीन होगा तो अपर में से लोअर को माइनस करेंगे, और टू द लेफ्ट होगा तो डायरेक्ट टेबल से देखेंगे, टू द राइट होगा तो 1 में से माइनस करके टेबल में से जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। ठीक है जी, तो इसी तरह फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ रीसेंट MBA ग्रेजुएट्स इन अ लार्ज कॉरपोरेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन $2000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है $200 की है। क्या चीज़ है, मंथली इनकम है ये। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इनकम इज़ मोर देन 2200, इनकम इज़ लेस देन। तो पिछला एग्जांपल जो था वो इन बिटवीन का था। अब आपके पास दो क्वेश्चन, दो जो है वो मज़ीद इसकी टाइप्स आ गई हैं रियल एप्लीकेशन में। एक क्या है, मोर देन के लिए है। मोर देन का मतलब क्या, टू द राइट है, और लेस देन का मतलब क्या, टू द लेफ्ट है। लेस देन डायरेक्ट देखेंगे और मोर देन के लिए 1 में से माइनस करेंगे। तो अब ये देखें, मोर देन 2200 है, एक्स फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं, सैलरी को, मंथली इनकम को ले रहे हैं एक्स, तो एक्स क्या कह रहे हैं, ये मोर देन, यानी इनकम, एक्स क्या है, इनकम है, तो इनकम क्या है, मोर देन 2200, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैंने इसको इस तरह लिखा है, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, एक्स की। एक्स क्या चीज़ है, इनकम मोर देन 2200। जब भी मोर देन है इसका मतलब क्या है, टू द राइट है। टू द राइट का मतलब है आपने क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो 1 माइनस करेंगे, जेड स्कोर निकालो पहले, तो एक्स को ट्रांसफॉर्म करो जेड में, और क्या फॉर्मूला होता है कि एक्स माइनस मी ओवर सिग्मा। एक्स क्या है 2200, मीन कितना गिवन था 2000 का, सिग्मा कितना 200 का, इसको सिंप्लीफाई किया जेड स्कोर आ जाएगा। जेड स्कोर कितना आया, 1 आया।
तो अब 1 पे क्या आंसर आ रहा है, टेबल में देखें 1 पे आंसर आ रहा है 0.8413, लेकिन चूंकि मोर देन निकालना है तो क्या किया हमने 1 में से माइनस कर दिया। सिंपल इज दैट कि 1 पहले क्या किया, जेड स्कोर निकाला, एक्स हमारे पास था 2200, जेड स्कोर निकाला 1 आया, 1 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड की, कितनी आई 8413, लेकिन चूंकि मोर देन निकालना है तो 1 में से माइनस किया तो आंसर क्या आया 0.1587। इसी तरह सेकेंड पार्ट देखें, इनकम लेस देन 1700, इनकम को एक्स कह रहे हैं, 1700 से लेस निकालना है। क्या तरीका है, पहले तो जेड स्कोर निकालें, जेड क्या है 1700 में से माइनस किया 2000, डिवाइड किया किससे 200 से, जेड स्कोर आया -1.50। अब ये जेड स्कोर -1.50 नेगेटिव है तो पेज नंबर 1 देखेंगे, और चूंकि लेस देन ही निकालना है हमें तो डायरेक्ट जेड टेबल से जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट वुड बी 0.0668। ठीक है जी। तो ये जो है वो प्रैक्टिकल या रियल लाइफ क्वेश्चंस हैं जेड स्कोर्स के, आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपके जहन में होनी चाहिए कि जनाब 68.26, 95.44 और 99.74 रूल, ठीक है, ये रूल जो है वो क्या कहता है कि भाई एनी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि 68.26% ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन लाइज विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन। अब ये देखें इस ग्राफ को, मैंने आपको जेनरिक डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जेनरिक शेप बताई थी। उसमें क्या बताया था कि हमेशा बीच में म्यू है और उसके बाद फिर ये आप स्टैंडर्ड डिवीजन मीन से दूर जा रहे हैं, ये म्यू से एक स्टैंडर्ड डिवीजन दूर चले गए तो ये म्यू प्लस सिग्मा हो गया, और एक और चले गए तो ये क्या हो गया म्यू प्लस 2 सिग्मा हो गया, एक और चले गए तो क्या हो गया म्यू प्लस 3 सिग्मा हो गया। तो ये बेसिकली म्यू में से ±1 सिग्मा हो गया। ये इसका एरिया कितना है 68.26% है। और बढ़ाएंगे ना आप इसकी रेंज को, +-2 सिग्मा, ये -2 सिग्मा, ये +2 सिग्मा, तो ये कितना एरिया कहलाता है, ये 95.44% एरिया कवर होता है। और बढ़ा दो +-3 सिग्मा, तो एरिया और बढ़ गया, तो कितना परसेंट एरिया कहलाता है, ये 99.74% एरिया है। तो ये एरिया अंडर द कर्व जो ना ये फिक्स्ड है। आप इसको, इस एरिया अंडर द कर्व को जो है वो आप जेड टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। आप जेड टेबल में जाएं और जेड टेबल देखें, ये आपके पास जेड की वैल्यू 1 पे और जेड स्कोर -1 पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 पे देखो कितना एरिया आ रहा है, -1 पे देखो कितना आ रहा है, तो 1 वाले एरिया को -1 वाले एरिया से प्रोबेबिलिटी से माइनस कर दो, यू विल गेट 68.26%। इसी तरह ये z जो है वो -2 है और ये z जो है वो क्या है +2 है, तो +2 पे पहले देख लो, -2 पे देख लो, अपर में से माइनस कर दो लोअर लिमिट को, यू विल गेट 95.44%। ठीक है, तो ये जो वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ एक्सरसाइज कि आप इसको वेरीफाई करो कि +-1 स्टैंडर्ड स्कोर 68.26% कैसे आया। ठीक है, अच्छा मैं चलें आपको एक मैं आपको बता देता हूँ। -1 देखें, ये -1 है ना, -1 से बिलो अगर ये एरिया मुझे पता चल जाए, -1 से नीचे ये एरिया, तो +1 से ऊपर का एरिया क्या इसका मिरर इमेज होता है। तो अगर -1 से नीचे का एरिया मुझे पता हो तो +1 से ऊपर इसका मिरर इमेज होगा। ये देखें टेबल्स में आपको बताते हैं। -1 से नीचे देखें, -1 से नीचे कितना एरिया है, -1.00 कितना है 0.1587। तो अगर -1 से नीचे 15.87 है तो +1 से ऊपर कितना होगा, वो भी 15.87 होगा। तो ये एरिया 15.87, ये 15.87, 15 + 15 कितना हो गया 30.87, तो ये समझ लोगे लगभग 32%। तो ये अगर आउटसाइड 32% है तो इनसाइड क्या होगा 68.26% होगा। ठीक है ना, तो इसको जो है वो आप वेरीफाई कर लें। ये देखें ये है 15.87, कितना भी निकाला था मैंने 0.1587, -1 से नीचे कितना है 15.87। तो -1 से नीचे 15.87 है, इसका मतलब +1 से ऊपर भी 15.87 है, तो टोटल सम किया तो कितना आया
31.74, इन दोनों को सम किया तो क्या आया 31.74। तो आउटसाइड 31.74 है, तो इसका मतलब है इनसाइड क्या होगा, 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो 31 को, क्या आएगा 68.26। इसी तरह बच्चों आप 95.44 को भी वेरीफाई कर सकते हो। ये -2 से नीचे 0.0228 है, तो ये आ गया 2.28%, 2.28% +2 से ऊपर है, तो ये दोनों को सम किया तो कितना आया 4.56। तो आउटसाइड +-2 जो है 4.56 है, तो इनसाइड क्या होगा 95.44% है, ये जो है वो 95.44% है। ठीक है जी, इसी तरह ये वेरीफाई कीजिएगा 99.74% को। तो ये रूल है 68, 25, 99% रूल है। इस रूल के ऊपर भी जो ना कुछ क्वेश्चंस बन सकता है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल नंबर 10 है आपके सामने, ठीक है ना। तो अप्लाई 68, 95, 99 रूल टू IQs. Recall that IQs are normally distributed with a mean of 100 and a standard deviation of 16. In particular, we have mu 100, sigma 16 है। Property number 1 of 68, 95, 44, 95, 99, ये रूल क्या कहता है कि 68.26% of all people having IQs within one standard deviation to either side of the mean, one standard deviation below the mean is mu minus sigma. तो 68% किस इंटरवल के अंदर होगा, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। ठीक है, तो म्यू 100 है, सिग्मा 16 है, 100 में से 16 माइनस किया 84 प्लस 8 किया तो 116। इसका मतलब है कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अब यू कैन इजीली से कि भाई 68.26% ऑफ ऑल पीपल हैव IQs बिटवीन 84 एंड 116, यानी कि 84 से 116 तक जो IQ लेवल है वो कितने लोग हैं, 68.26 है। सारे लोगों का 68% है जिनका IQ कितना है 84 से 116 के दरमियान। इसी तरह 95.44% जो ना वो लोग जो उनके IQ लेवल किस रेंज में होगा, वो है म्यू माइनस क्या है, म्यू माइनस 2 सिग्मा। सही है, म्यू माइनस 2 सिग्मा मतलब 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज 68 से लेके कहाँ तक है, म्यू प्लस 2 सिग्मा, यानी म्यू कितना 100 है और 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज़ 132। तो यू कैन इजीली से कि 68 से 132 इस IQ रेंज में कितने लोग कवर हो रहे हैं, 95% लोग कवर हो रहे हैं इस रेंज में। और इसी तरह 52 से 148 तक कितने लोग कवर हो रहे हैं, 99.74% लोग कवर हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इसके ग्राफ में भी आप देख सकते हैं। 84 से 1116 तक कितने लोग हैं, 68% है। 68 से 132 तक कितने लोग हैं, 95% है। और 52 से 148 तक कितने लोग हैं, 99.74% लोग। तो इसी तरह इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 1 सिग्मा जो ना इंटरवल है ये, और ये क्या है 2 सिग्मा इंटरवल है, और ये क्या है 3 सिग्मा इंटरवल है। ठीक है जी, 3 सिग्मा इंटरवल है। तो इस रूल को आप जहन में रखते हुए ये क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कीजिएगा ये। ठीक है ना, तो इसमें कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी ब्रेन वेट्स ऑफ स्वीडिश मैन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन इतना, स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, मीन गिवन है। तो सिंपली क्या करना है, 68% के लिए यू जस्ट नीड मीन में से माइनस कर दो सिग्मा को, ये आ जाएगा, प्लस कर दो ये आ जाएगा। 95% के लिए क्या करना है, मीन में से 2 सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिवीजन का ट्वाइस करो और मीन में से एक दफ़ा माइनस करो, एक दफ़ा प्लस करो, ये आ जाएगा। और 99 के लिए क्या करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन को का थ्राइस करो, यानी 3 से मल्टीप्लाई करो और मीन में से एक दफ़ा माइनस करो, एक दफ़ा प्लस कर लो, यू विल गेट दिस आंसर। और ड्रॉ द ग्राफ टू पोर्ट्रे योर रिजल्ट्स। जैसे ये ग्राफ बनाया हुआ है इसी तरह आप ग्राफ बना के अपना रिजल्ट्स को यहाँ पे शो कर लें। ठीक है जी, तो इसके अलावा फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन 2500 के लिए, यानी टू द लेफ़्ट का एरिया फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या इन बिटवीन क्या फाइंड करना है, इन बिटवीन के लिए। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले आपने जो ना जेड स्कोर, पहले तो ग्राफ स्केच करेंगे, एरिया शेड करेंगे, उसके बाद जेड स्कोर निकालेंगे। एक्स आपके पास है ये 2500 है, तो एक्स को जेड में ट्रांसफॉर्म करेंगे। मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, तो एक्स को जेड में ट्रांसफॉर्म करें। उसके बाद जेड को जेड टेबल में से जाके आप उसकी जेड की जो है ना वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर लें।
और अगर टू द लेफ्ट है तो डायरेक्ट वही आंसर होगा, टू द राइट है तो 1 में से माइनस होगा, इन बिटवीन है तो हमेशा क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चंस हैं 14 तक क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो वो आप अटेम्प्ट करें। तो ठीक है जी, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज हमने जो वो ओवरऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया है, इसकी जो वो एप्लीकेशन प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया है। तो ये जो है वो आज का लेक्चर है। ओके, गुड बाय।